अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हारुकी मुराकामी की शोरा आफाक किताब नॉर्वीजन वुड के चौथे बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। नाओको ने मुझे अगले हफ्ते कॉल की और हमने इतवार वाले दिन मुलाकात की। मेरा ख्याल है मैं इसे मुलाकात ही कहूँगा कि इससे ज़्यादा मुनासिब अल्फाज मेरे पास नहीं। पहले की तरह हमने गलियों में आवारागर्दी की, कहीं हम कॉफ़ी पीने के लिए रुके, कुछ और आवारागर्दी की, शाम को इकट्ठा खाना खाया और फिर एक दूसरे को अलविदा कहा। इस मुलाकात के दौरान भी उसने नहायत कम बात की, लेकिन इस चीज ने उसको परेशान नहीं किया और मैंने भी बात जारी रखने की कोशिश नहीं की। हम दोनों के जहन में जो कुछ आया हम बात करते रहे, कभी अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में, कभी अपने अपने कॉलेजेस के बारे में। हर चीज के बारे में टुकड़ों टुकड़ों में गुफ्तगू करते रहे, जिसका कोई सर पैर नहीं था। हमने माजी के मुतल्लक कोई बात नहीं की। खुशकिस्मती से टोक्यो इतना बड़ा शहर है कि हम कभी उसको मुकम्मल पैदल घूम कर नहीं देख सके। हर हफ्ते के इख्तिताम पर हम ऐसे ही आवारागर्दी करते। वो हमेशा आगे आगे चलती और मैं इसके पीछे पीछे ही चलता। नावको के पास बालों में लगाने वाले मुख्तलिफ किस्म के क्लिप थे और वो क्लिप इस तरह से लगाती कि दायां कान नजर आया। मुझे तो वो पुश्त की तरफ से इसी तरह सब वाज़िया तौर पर याद है। जब भी वो किसी चीज से परेशान होती तो अपने बालों में लगे क्लिप के साथ खेलती। वो हमेशा रुमाल से अपने मुंह को थपथपाती। वो ऐसा तब करती जब इसको कुछ कहना होता। जैसे जैसे उसकी इन आदतों पर गौर से मुशाहिदा करता जाता, उतना ही वो मुझे अच्छी लगने लगती। नाओको टोक्यो के मगरबी मुसाफात के किनारे पर वाक़या लड़कियों के कॉलेज में जाती थी, जो कि अंग्रेजी में पढ़ने के लिए बहुत मशहूर था। करीब ही आबपाशी की नहर थी, जिसका पानी साफ और शफाफ था, और मैं और नाओको अक्सर इस नहर के किनारे चहलकदमी करने जाते। बाज़ औक़ात वो मुझे अपने फ्लैट पर बुलाती और मेरे लिए खाना बनाती। ऐसे महसूस होता था कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। उसका कमरा बहुत छोटा, बगैर किसी सजावट के था। अगर कमरे के किसी कोने में लड़कियों वाली जुराबें लटक रही हों तो मालूम हो जाता था कि ये किसी लड़की का कमरा है। अगर उन लोगों में से जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे उसको इस तरह रहते हुए देख लेते तो यकीन न करते। वो नहायत सादा जिंदगी बसर कर रही थी और उसने कोई नया दोस्त भी नहीं बनाया था। जबकि स्कूल के ज़माने में वो हमेशा सज धज कर दोस्तों के जमघट्टे में रहती थी। जब मैंने उसके कमरे को देखा तो महसूस किया कि वो भी कॉलेज जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, जहां उसको कोई न जानता हो। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, पता है मैंने इस जगह का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि यहाँ घर से कोई नहीं आता। क्योंकि हमारा खानदान अपने आप को बहुत वफादार समझता है और ऐसी सस्ती जगहों पर जाना पसंद नहीं करता। तुम मेरा मतलब तो समझ गए होगे। मेरे और नावको के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। आहिस्ता आहिस्ता उसको मेरी और मुझे इसकी आदत हो गई। जब मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म हुई और नई क्लासेस का आगाज हुआ तो नावको ने मेरे आगे चलने की बजाय साथ साथ चलना शुरू कर दिया, जैसे दुनिया में ये कुदरती अमल खुद ब खुद वकू पजीर हो रहा हो। मुझे लगा कि अब वो मुझे अपना दोस्त समझती है और अब उस जैसी खूबसूरत लड़की के साथ चलना मेरे लिए तकलीफ का बास नहीं था। हमने सारे टोक्यो में आवारागर्दी करना जारी रखी। हम पहाड़ों पर चढ़े, दरिया और रेलवे लाइन पार की। दिमाग में मंजिल का सोचे बगैर बस चलते रहते, मुसलसल चलते रहते। हम सीधे चलते, जैसे अपनी जख्मी रूहों की निजात और शफा याबी के लिए कोई मजहबी रस्म अदा करते हैं। अगर बारिश हो रही होती तो छतरियां इस्तेमाल करते, लेकिन कुछ भी होता हम एक दूसरे के साथ साथ चलते। फिर मौसम खजा शुरू हो गया। हॉस्टल की जमीन जिल कोवा और दरख्त के पत्तों से भर गई। जब नए मौसम की खुशबू आई तो मैंने जर्सी पहन ली। मेरे जूते खराब हो गए थे तो मैंने नए जूते खरीद लिए। तब हम क्या बातें करते थे, अब मुझे याद करने में मुश्किल हो रही है। मेरा ख्याल है कुछ काबिल जिक्र नहीं।
हम माजी को याद करने से परहेज करते थे और कैजुकी के बारे में शाज़ो नाज़र ही बात करते थे। हम कॉफी के एक कप पर भी खामोशी के साथ एक दूसरे के सामने घंटों बैठे रहते। नाओको को मुझसे स्टॉर्म ट्रूपर की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। एक दफा स्टॉर्म ट्रूपर को अपनी जुग्राफिया की क्लास फेलो के साथ बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो शाम को ही बेजारी के आलम में वापस आ गया और हकलाते हुए पूछा, वो वो उठना बे में बताओ, तुम लड़कियों के साथ क्या बातें करते हो? मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने क्या जवाब दिया था, लेकिन उसने मशवरा करने के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया था। जुलाई के महीने में हॉस्टल में किसी ने स्टॉर्म ट्रूपर की एम्स्टरडैम नहर वाली फोटो उतार कर इसी की जगह गोल्ड गेट ब्रिज की तस्वीर लगा दी। उसने मुझे बताया कि क्या स्टॉर्म ट्रूपर गोल्डन गेट ब्रिज की तस्वीर को देखकर भी हकला जाता था। मैंने कहा उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो किसी और ने लुकमा दिया कि फिर आइसबर्ग की तस्वीर लगा दो। उसकी गैर मौजूदगी में जब भी तस्वीर तब्दील की गई, वो परेशान हो गया। वो पूछता, क, क, कौन ये सब बेहुदा हरकतें कर रहा है? मैं हैरानी जाहिर करता और कहता, वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब इतनी अच्छी तस्वीरें हैं, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है। स्टॉर्म ट्रूपर की कहानियां सुनकर नाओको हंसती, लेकिन मैं ज्यादा मर्तबा ऐसे करने में नाकाम रहता। इसके अलावा मैं और किसी किस्म की बातें कम ही करता। मुझे कुछ ज्यादा बेहतर भी ना लगता कि मैं नाओको को खुश करने के लिए स्टॉर्म ट्रूपर की कहानियों का इस्तेमाल करूं। स्टॉर्म ट्रूपर दरमियाने दर्जे के खानदान का सबसे छोटा लड़का था, जो पता नहीं कैसे अपनी उम्र से ज्यादा संजीदा हो गया था। इसकी छोटी सी जिंदगी का छोटा सा ख्वाब था नक्शा नवीस बनना। इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाने का हक किसी को नहीं था, लेकिन फिर भी हॉस्टल में स्टॉर्म ट्रूपर के बारे में बात करना नागुज़ेर था। और जो मैंने कहा, उसकी तलाफी तो मुमकिन ही नहीं थी। उसके अलावा नाओको को मुस्कुराता देखना मेरे लिए भी दिली मुसरत का बायस था। मैं सबको स्टॉर्म ट्रूपर की नई नई कहानियां सुनाता रहता। नाओको ने मुझसे सिर्फ एक दफा पूछा कि क्या मैं लड़की से मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसे उस लड़की के बारे में बताया जिसको मैं कोबे में छोड़ आया था। मैंने कहा, वो एक अच्छी लड़की थी, उसके साथ सोना अच्छा लगता था। मुझे वो अब कभी कभी याद आती है, लेकिन वो मेरे अंदर वो जज्बात नहीं पैदा कर सकी कि मैं उसके साथ मुस्तकिल रहता। बाज़ औक़ात मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे दिल में ये सख्ती का बीज कहाँ से आता है, और फिर कोई चीज़ अंदर घुसती हुई महसूस होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी से मोहब्बत कर सकूंगा या नहीं। नाओको ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैंने कहा, कभी नहीं। इससे ज्यादा उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। जब मौसम खिजां खत्म हुआ और सर्द हवाएं चलना शुरू हुई, तो नाओको मेरा बाजू थाम कर गुरूर से चलती। मुझे उसके मोटे टोपीदार लंबे कोट से भी उसके दिल की धड़कनें सुनाई देती। वो मेरे बाजू के साथ अपना बाजू लपेट लेती या मेरी जेबों में अपना हाथ डाल लेती, और जब बहुत ज्यादा ठंड होती तो कांपते हुए मेरे बाजू के साथ लिपट जाती। इन सब हरकत से कोई खास मतलब नहीं होता था। मैं बस अपनी जेबों में हाथ डाले चलता रहता। हमारे रबड़ के तलवों वाले जूतों से बिल्कुल कोई आवाज न आती, सवाए उस वक्त के जब हम अंजीर के मुरझाए हुए बड़े बड़े पत्तों पर चलते, तब आवाज पैदा होती। जब ये आवाजें सुनता तो मुझे नावकों का ख्याल आता। उसको मेरे नहीं, किसी और के सहारे की जरूरत थी, और ये सोचकर मुझे अपना आप मुजरिम लगने लगता। जैसे जैसे मौसम सरमा आगे बढ़ता गया, नावकों की आंखों की चमक तेज होती गई। ये वो शफाफियत थी जिसने कभी गायब नहीं होना था। बाज़ औक़ात वो मुझे इतने गौर से देखती जिसकी कोई वाज़िया वजह ना होती। मुझे ऐसा महसूस होता कि वो कुछ तलाश कर रही है, और उससे मुझे एक अजीब तरह की तन्हाई का एहसास होता। मुझे लगता कि शायद वो मुझे कोई पैगाम देना चाहती थी, जिसको वो अल्फाज से नहीं बयान कर पा रही थी। उसकी बजाय वो बालों में क्लिप के साथ उलझती रहती,
और रुमाल के साथ मुंह को थपथपाती रहती और बेईमानी अंदाज में मेरी आंखों में झांकती रहती। जब वो मुझे इस तरह देखती तो मेरा दिल करता मैं अपने बाजू में जोर से समेट लूं, लेकिन मैं हिचकिचाता और अपने आप को बाज रखता। मैं डर जाता कि कहीं उसको बुरा ना लगे, और ये हम दोनों टोक्यो की सड़कों पर चलते रहते और नावको खला में अल्फाज तलाश करती रहती। जब भी मुझे हॉस्टल में नौकों की कॉल आती या मैं इतवार को उससे मिलने जाता तो लड़के मुझे छेड़ते। फितरती बात थी कि वो ये समझते कि मुझे दोस्त मिल गई है। मुझे उनको इस सच की वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा सोचते हैं। शाम के वक्त मुझे इन अहमकाना सवालात का सामना करना पड़ता कि हमने किस तरीके से सेक्स किया, वो कैसी लग रही थी, उसने किस रंग का ज़ेरे जामना पहना हुआ था, और मैं उनके मनपसंद जवाब देता रहता। मेरी उम्र 18 से 19 साल हो गई है। हर दिन सूरज तुलू होता है और गुरूब हो जाता है। हर रोज परचम कुशाई होती है और शाम को परचम नीचे उतारा जाता है। हर इतवार मैं अपने मुर्दा दोस्त को मिलने जाता हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। मैंने क्लॉडल, रासीन और आइंस्टाइन को पढ़ा, लेकिन मुझे उनकी कोई अफादियत नजर नहीं आई। ना क्लास में मेरा कोई दोस्त था और ना हॉस्टल में। हॉस्टल में सब लोग समझते थे कि मैं मुसन्नफ बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त किताबें पढ़ता रहता था, लेकिन मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं कुछ बनना चाहता ही नहीं था। शायद कुछ भी मेरे बनने लायक है ही नहीं था। मैंने इन एहसासात के बारे में नावको से बात करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है उसने किसी हद तक मेरी बात समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं ठीक तरीके से उसे समझा पाता। मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं भी उसकी नुक्ता तलाश करने वाली बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ। हफ्ते की रात को मैं हॉस्टल के बरामदे में बैठकर नौकों की फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता, क्योंकि ज़्यादा लोग उस वक्त बाहर होते, इसलिए हर जगह वीरानी होती। मैं उस खामोश खला में आती रोशनी की शुआओं को देखता रहता और अपने दिल के अंदर झांकने की कोशिश करता रहता। मैं क्या चाहता था और दूसरे लोग मुझसे क्या चाहते थे, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब मुझे कभी नहीं मिला। बाज़ दफ़ा उस रोशनी की शुआओं को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन मेरी उंगलियों के हसार में कुछ ना आता। मैं बहुत पढ़ता था, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि अपनी पसंदीदा किताबें ही बार बार पढ़ता था। उस वक़्त मैंने जिन मुसन्निफ़ीन को पढ़ा उनमें ट्रोमिन ले पोर्टे, जॉन एपडाइक, स्कॉट फ्रेडरिक, रेमंड शिंडलर नुमायाँ थे। लेकिन अपने लिटरेचर में मैंने उनके अलावा किसी मुसन्नफ़ के बारे में नहीं सुना, या कम अज़ कम हॉस्टल में किसी से उनका ज़िक्र नहीं सुना। हॉस्टल में लड़के कोज़ुमी टाकाशी, केनीज़ बोरे, योको मिशीमा या हम असर फ्रांसीसी नावल निगार को पसंद करते थे। इसलिए मैं अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में किसी से इजहार ख्याल नहीं करता था। मैं अपनी जानी पहचानी किताबों को छूता और इनकी खुशबू को अपने अंदर महसूस करता। अपने आप को खुश करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं 18 साल की उम्र तक मेरी पसंदीदा किताबें जॉन एब्देक की मशहूर किताब द काउंटर थी, लेकिन काफ़ी दफ़ा पढ़ने के बाद इसका पहले जैसा मज़ा नहीं रहा। उसकी जगह एक किताब द ग्रेट गैट्सबी ने ली, और ये किताब एक लंबे अरसे तक मेरी पसंदीदा किताब रही। जब मेरा दिल करता मैं उसको बीच बीच में पढ़ लेता। उस किताब ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। उस किताब का कोई लफ्ज़ उकताहट पैदा करने वाला नहीं था। मैं लोगों को बताना चाहता था कि ये किस कदर शानदार नावल है, लेकिन मेरे आसपास किसी ने ये नावल पढ़ा ही नहीं था। आखिरकार जब मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसने ग्रेट गैट्सबी पढ़ रखा था, तो वो इसी वजह से मेरा दोस्त बन गया। उसका नाम नागासावा था। वो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में कानून का तालिब इल्म था और ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था। एक ही हॉस्टल में रहते थे
और एक दूसरे को आते जाते देखते रहते थे। एक दिन जब मैं डाइनिंग हॉल में एक कोने में बैठकर धूप का मजा लेते हुए द ग्रेट गैट्सबी पढ़ रहा था तो वो मेरे सामने आकर बैठ गया और पूछा कि मैं क्या पढ़ रहा था। मैंने उसे बताया तो उसने पूछा कि क्या मुझे इसे पढ़ने में मजा आ रहा है। मैंने कहा, ये नावल तीसरी दफा पढ़ रहा हूँ और जितनी दफा इसे पढ़ता हूँ पहले की बनिस्बत ज्यादा मजा आता है। इस आदमी ने द ग्रेट गैट्सबी को 3 दफा पढ़ा है। उसने ये बात जैसे अपने आप को कही। और वो तो फिर गैट्सबी का दोस्त है और वो मेरा भी दोस्त है। और इस तरह हम दोस्त बन गए। और ये अक्टूबर के महीने की बात है। जितना जितना मैं उसको जानता जाता था वो अजीबो गरीब और पुरस्कार महसूस होता। मैं काफी अजीबो गरीब लोगों से मिल चुका था लेकिन नागासावा जितना अजीब इंसान कभी नहीं मिला। वो मुझसे भी ज्यादा किताबें पढ़ने वाला आदमी था, लेकिन उसने एक असूल बना रखा था कि किसी उस मुसन्नफ की किताब को हाथ नहीं लगाना जिसको मरे हुए 30 साल ना हो चुके हों। उसने कहा, इस तरह की किताबों पर सिर्फ एतबार कर सकता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मुझे हम असर अदीब पर यकीन नहीं है। लेकिन मैं अपना वक्त किसी ऐसी किताब पर ज़ाया नहीं करना चाहूंगा जो वक्त के हाथों आजमाई ना जाए और उसकी अहमियत को तस्लीम ना कर लिया गया हो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैंने पूछा, तुम्हें किस तरह के मुसन्नफ पसंद है? लेकिन मैंने इस तरह से पूछा कि वो मुझसे 2 साल सीनियर था। उसने बगैर हिचकिचाए जवाब दिया, बाल्जरिक, दांते और जोसेफ कॉन्ड्रिल और चार्ल्स डिक्सन। मैंने कहा, ये तो सब बहुत पुराने हैं। उसने कहा, इसीलिए तो मैं उनको पढ़ता हूँ। अगर तुम भी वही किताबें पढ़ो जो दूसरे पढ़ते हैं तो तुम दूसरों की तरह ही सोचोगे। ये दुनिया जाहिलों, अहमकों और निकम्मे लोगों से भरी पड़ी है और अच्छे लोगों को किसी की अंधी पैरवी करते हुए शर्म महसूस होती है। वटनाबे, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया? और हॉस्टल में तुम ही एक सच्चे और खरे इंसान हो, बाकी तो कचरा है। ये कुछ तुमने मेरी तारीफ ज्यादा नहीं कर दी? तुम कैसे कह सकते हो? मुझे पता है, क्योंकि ये सच है। ये मुझे नजर आता है। ये हमारे माथे पर निशान की तरह है। और दूसरी काबिले फख्र बात यह है कि हम दोनों ने द ग्रेट गैट्सबी पढ़ा है। मैंने कहा, लेकिन अभी फेडरॉल को मरे हुए तो 28 बरस हुए हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ 2 साल। फिट्जरॉल्ड को ये रियायत दी जा सकती है। हॉस्टल में किसी को नहीं पता था कि नागासावा क्लास की अदब पढ़ता है। अगर उनको पता भी होता तो क्या फर्क पड़ता था? नागासावा के बारे में सबकी राय थी कि वो बहुत चालाक और होशियार और पढ़ाकू किस्म की चीज है। वो जब टोक्यो यूनिवर्सिटी में था तो उसने बहुत अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया। वो सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करेगा, वजारत खारजा में जाएगा और सफारतकार बनेगा। उसके बाप का नागोया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उसके भाइयों ने ग्रेजुएशन की थी और अब वो मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने वाला था। डॉक्टर बन के उसने बाप के हॉस्पिटल संभालना था। नागासावा के पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसने कभी छिछोरापन नहीं दिखाया। लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे, हत्ता के हॉस्टल का इंचार्ज भी। जब भी वो किसी को कोई काम कहता, वो फौरन कर देते और इसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता था। नागासावा के पास कोई पैदाइशी जादू था कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते थे और उसका कहा मानते थे। उसको इस बात का हुनर आता था कि अगर वो जंगली जानवरों के सर पर भी खड़ा हो जाता तो वो हालात का जायजा लेकर हदायत देता तो वो भी उसका हुक्म मानते। उसके सर पर फरिश्तों जैसा चमकदार हाला था जो लोगों को मुतासिर करता कि शायद वो कोई मावराई हस्ती है। इसलिए हॉस्टल में सबको धमकी लगाकर नागासावा ने मेरे जैसे आम लड़के को, जिसके अंदर कोई खसूसियात नहीं थी, अपना खास दोस्त बना लिया। हॉस्टल में मैं एक मामूली सा लड़का था जिसको किसी ने कभी कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन लड़कों ने इस बात को महसूस ही नहीं किया कि नागासावा ने मुझे ही क्यों अपना दोस्त बनाया।
वजह सिर्फ इतनी सी थी कि मैं नागासावा की चापलूसी नहीं करता था। मुझे इसमें 10 दूसरी खूबियां नजर आती थी। मैं उसके दौलत से मुतासर नहीं था। मुझे वो इसलिए अच्छा लगता था कि वो ज़हीन था, पढ़ाकू था। उसकी शख्सियत की दिलकशी और उसकी वज़ाकता मुझे मसूर करती थी, और शायद बाकी लोग उसको इस नज़र से देखते ही नहीं थे, और ये बातें उन सब के लिए नई थी। नागासावा की शख्सियत बहुत से तसादम का मजमुआ थी। वो मेहरबान भी था और जालिम भी, कमीना भी। उसने ना सिर्फ कभी झूठ नहीं बोला, बल्कि उसको अपनी खामियों का भी इल्म था। उसने कभी ऐसी चीजों को नहीं छुपाया जो इसके लिए नदामत का बायस हो। और जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, वो बिला शक व शुबा नहायत मेहरबान और हमदर्द था। अगर हॉस्टल में वो मेरा दोस्त ना बनता तो मेरी जिंदगी बहुत अजियतनाक थी। मैंने उसको अपनी जाती जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अगर इस तरह से देखा जाए तो मेरे और कैजुकी के दरमियान और मेरे और नागासावा के दरमियान ताल्लुकात एक बहुत बड़ा तसादम था। जब मैंने पहली दफा उसको नशे में धुत एक लड़की को अजियत देते हुए देखा तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी उसको अपनी जाती बातें नहीं बताऊंगा। नागासावा के बारे में हॉस्टल में बहुत सारी कहानियां जुबान ज़दे-आम थी, जिनको सब नागासावा मुहिमात के नाम से पुकारते थे। इनमें से एक ये थी कि एक दफा वो 3 सालम निकल गया था। एक कहानी ये थी कि उसका बहुत बड़ा नफ्स है, और वो अभी तक 100 से ज्यादा औरतों के साथ हम बिस्तरी कर चुका है। सीप निगलने वाली कहानी सच्ची थी, क्योंकि ये कहानी उसने मुझे खुद बताई थी कि वो 3 सालम सीप निकल गया था। किस लिए? उसने कहा, मैं यहाँ रहने के लिए आया था तो पहले ही साल में ये वाकया पेश आया था। साल अव्वल और साल सोम के तलबा ने के दरमियान एक झगड़ा हो गया था, जो अप्रैल में शुरू हुआ और सितंबर तक चला। मैं साल अव्वल के तलबा की तरफ से नुमाइंदा बनकर साल सोम के तलबा के पास मामला समझाने के लिए गया। वो हरामी सारे लेफ्ट विंग के लौंडे थे। उनके पास बांस की तलवारें थीं। वो ये मसला किसी भी तरह हल नहीं करना चाहते थे, बल्कि मारपीट करना चाहते थे। तो मैंने उनको कहा कि चलो ये मामला यहीं खत्म करते हैं। तुमने जो कुछ करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन बाकी लड़कों को कुछ ना कहो। तो इन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम 1-2 सीप सालम निकल जाओ तो हम बात मानने को तैयार हैं। वो हरामी बाहर गए और 3 बड़े बड़े सीप ले आए, और मैं तीनों निकल गया। कैसा मजा था! कैसा मजा था! तुम खुद एक निकल कर देखो। वो जब तुम्हारे गले से फिसल कर तुम्हारे मैदे तक जाते हैं तो हड्डियों में सर्द लहर दौड़ जाती है और मतली होने लगती है। मुझे तो अभी तक भी सोचकर मतली आ जाती है। मैं उल्टी करना चाहता था, पर मैं अपने आप पर जबर किया। पर अगर मैं क्या करता तो मुझे और निकलना पड़ता, इसलिए मैं तीनों सीप निकल गया और पेट के अंदर ही रखे। और फिर क्या हुआ? मैं अपने कमरे में गया और टोकरी भर कर नमक वाला पानी पिया। और मैं क्या कर सकता था? मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन उसके बाद किसी को भी मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। साल सोम के लड़कों को भी नहीं, क्योंकि वो सब जानते थे कि मैं 3 सीप निकल गया हूँ। वाकई तुम ऐसा कर सकते हो, ये मैं मानता हूँ। और जहां तक उसके नफ्स का ताल्लुक था, उसकी लंबाई देखने के लिए मैं उसके साथ हॉस्टल के मुश्तरका गुसल खाने में गया। ठीक है, उसका नफ्स काफी बड़ा था, लेकिन 100 लड़कियों के साथ हम बिस्तरी वाला मामला थोड़ा सच्चा और थोड़ा मुबालगा आराई पर मबनी था। उसने कहा, 75 नहीं तो 70 तो जरूर थी, लेकिन 100 हरगिज नहीं। मुझे सब याद है जब मैंने उसे बताया कि मैं तो अभी तक एक ही लड़की के साथ सोया हूँ। तो उसने कहा, फिक्र नहीं करो, हम उसका इंतजाम कर लेंगे, ये बहुत आसान है। अगली दफा मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे लिए लड़की का बंदोबस्त कर दूंगा। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने इंतजाम किया तो वाकई बहुत आसान था। इतना आसान जितना बियर पीना। हम शिंजोको याशी बोया में किसी शराब खाने में गए थे। उसकी पसंदीदा जगह थी। एक लड़कियों की जोड़ी का इंतखाब किया, उनसे मामलात तय किए, शराब पी, उनको लेकर हॉस्टल गए और उनके साथ हम बिस्तरी की। वो बहुत बातूनी आदमी था। वो काम की
کوئی بات نہیں کرتا تھا، صرف ہانکتا، لیکن لڑکیوں کو اس کی باتیں بہت پسند آتی۔ وہ اس کے ساتھ خوب باتیں کرتی اور آخر میں ہم بستری پر ختم ہوتی۔ میرا خیال ہے ان کو ایسا خوبصورت، ہوشیار اور دولت مند آدمی پسند تھا، کیونکہ میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ مجھے بھی ویسا ہی سمجھتی۔ ناگا ساوا زور دیتا کہ میں لڑکیوں سے بات کروں تاکہ وہ مجھے بھی مسکرا کر جواب دے۔ اس کی شخصیت کے جادوئی پہلو ہر دفعہ مجھے ایک نئے تجربے سے گزرنے کا موقع دیتے۔ ناگا ساوا کے مقابلے میں کازوکی کی گفتگو کرنے کی مہارت بچوں کا کھیل لگتا تھا، ایک کامیابی کا ایک اعلیٰ حد ہی درجہ تھا۔ بے شک میں ناگا ساوا کے سحر میں گرفتار تھا، لیکن مجھے کازوکی کی بھی یاد آتی تھی۔